नमस्ते। जय शिवाय। आज हम बात करेंगे कि सांख्य दर्शन और योग दर्शन को साथ साथ क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। और जैसे कि मीमांसा है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा को हम वेदांत भी कह देते हैं। तो उन दोनों को साथ में क्यों पढ़ना चाहिए, और फिर ऐसे ही न्याय और वैशेषिकी को साथ में क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो दो बातें बहुत ध्यान रखने की होती हैं कि एक अंग्रेजी का एक टर्म है, उसको हम कह देते हैं एपिस्टेमियोलॉजी। ठीक है, और दूसरा वर्ड है ऑन्टोलॉजी। ठीक है, ऑन्टोलॉजिकल। तो एक शास्त्र इसमें से, ये जो हमने तीन पेयर बनाए ना कि सांख्य दर्शन, योग दर्शन और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा मतलब वेदांता, और न्याय और वैशेषिकी। ठीक है, ये 6 दर्शन है, तो 6 के हमने 3 पेयर बना दिए, 2-2 करके। तो इनमें से एक एपिस्टेमियोलॉजी है, ठीक है, और दूसरा ऑन्टोलॉजी है। क्या उसका क्या मतलब होता है कि एक शास्त्र ये बताता है कि गोल क्या है, पढ़ना क्या है, और मतलब लाइफ का या मनुष्य के जीवन का आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो एक तो लक्ष्य निर्धारित कर रहा है, ठीक, और दूसरा शास्त्र ये बताता है कि कैसे प्राप्त करें उस गोल को, है ना, कैसे जाना है उसकी तरफ। तो इनमें से अब जैसे कि योग दर्शन है, सांख्य दर्शन आपको क्या बताएगा कि प्रकृति में क्या है, पूरा ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई, पूरा ब्रह्मांड कैसे बना हुआ है, सत्व रजस तमस से शुरुआत हुई और फिर वहां से दुनिया बहुत सारी शक्तियों के नीचे और बहुत सारे तत्व, तो ऐसे करके पूरे 36 तत्व जो हैं, 36 एलिमेंट्स हमारे कैसे अरेंज्ड हैं वो, है ना। हमारा मनस, बुद्धि, हमारी ही सूक्ष्म संरचना, जो हमारी सूक्ष्म शरीर की संरचना है, वो कैसे बनी हुई है। तो पूरा साइंटिफिक तरीके से खोल खोल के बहुत अच्छे से, बिल्कुल बहुत ही बेसिक से, दिखाई न देने वाले अणु परमाणु के लेवल तक जाके आपको आपकी पूरे अस्तित्व की संरचना समझाई जाती है सांख्य दर्शन के अंदर। अब आपने संरचना तो समझ ली, अब आप दिमाग से तो समझ लोगे कि हाँ ठीक है, वो साइंस है कि आपको बता दिया कि ये बायोलॉजी है कि आपके अंदर किडनी होती है और आपके अंदर लिवर होता है, ऐसे आपको बता सकते हैं ना, साइंस आपको बताती है। तो ऐसे ही सांख्य दर्शन ने आपको ये बता दिया। लेकिन अब जितनी उसमें से सूक्ष्म चीजें हैं, है ना, आपके अस्तित्व का जितना, अब कोई हाथ पैर है तो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी आप अल्ट्रासाउंड करा लोगे जाके तो आपको आपकी किडनी भी ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ तो दिखाई दे ही जाएगी, आपका लिवर दिखाई दे जाएगा, और कोई ब्रेन का स्कैन करा लोगे, एमआरआई करा लोगे, सीआरटी करा लोगे, कुछ करा लोगे, तो आपको और थोड़ी सी ज्यादा सूक्ष्म चीजें दिख जाएंगी अपने शरीर के अंदर। तो ऐसे ही कैसे उस चीज को देखना है। एक बात होती है कि किसी चीज को हमने पढ़ लिया, जान लिया, लेकिन अभी भी अनुभूति तो नहीं है ना हमारे अंदर कि हमारे सूक्ष्म शरीर में अंतर्मन क्या है ना, बुद्धि क्या है, मनस क्या है, चित्त क्या है। चित्त आपको बता दिया गया कि हाँ आपके अंदर चित्त है, चित्त में आपके अंदर ये वृत्तियां होती हैं, लेकिन चित्त तक पहुंचने का तरीका क्या है, उसको करेंगे कैसे। तो लक्ष्य तो समझा दिया आपको कि कैसे कैसे क्या क्या है, लेकिन वहां जाने के लिए करना क्या है, वो बात योग दर्शन में लिखी हुई है कि ये साधना करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये साधना करोगे तो यहां तक पहुंच जाओगे, ये प्रॉब्लम आएगी तो इसको ऐसे सॉल्व करोगे। यहां तक पहुंच गए हो तो अपने आप को देखना है, समझना है कि कितना जर्नी कर लिया, कितना आपका आध्यात्मिक प्रगति, उन्नति हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, या कहाँ फंस रहे हो, कहाँ अटक रहे हो, तो कैसे करोगे, कैसे जाओगे उस मार्ग पर। तो अंतिम गोल, आपको गोल में आपको चीजें समझा दी पूरी आपके अस्तित्व के अंदर की, और ब्रह्मांड का अस्तित्व भी समझा दिया आपको। तो मैक्रोकॉस्म समझा दिया, माइक्रोकॉस्म समझा दिया। सांख्य दर्शन में देखोगे कैसे, जाओगे कैसे, पता कैसे लगाओगे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष कैसे करोगे। अब डायरेक्ट एक्सपीरियंस के ऊपर एक बार मैंने समझाया था ना कि ऐसा नहीं होता सिर्फ डायरेक्ट एक्सपीरियंस के आपके हाथ पैर या इन आंखों से जो दिख रहा है, इंद्रियों से, सूक्ष्म इंद्रियों से देखते हैं हम, अनुभूति होती है किसी चीजों की, है ना। तो जितने भी दूसरे लेवल का ज्ञान है, सूक्ष्म लेवल का जितना भी ज्ञान होता है सूक्ष्म तल का, तो वो कैसे प्राप्त होगा, तो उसके लिए आपको योग दर्शन बताया। ऐसे ही न्याय दर्शन और वैशेषिकी है कि वैशेषिकी में आपको बता दिया कि अणु से लेके परमाणु तक सब कुछ क्या है,
ठीक, कैसे कैसे एक एक चीज में क्या क्या जड़ है, क्या प्रकृति है, सब कुछ आपको पूरा वैशेषिकी में खोल के समझा दिया। पहले तो एक एक तत्व की और भी सूक्ष्मता तक जाकर आपको बता दिया। अब उस चीज को अप्लाई कैसे करेंगे, जाएंगे कैसे उसकी तरफ, तो न्याय दर्शन आपका बता दिया कि पूरे न्याय दर्शन से आप जो है कैसे वाद विवाद कैसे करोगे, किसी चीज को समझोगे कैसे, किसी चीज को सही समझने का तरीका क्या है, लॉजिक कैसे निकालते हैं किसी चीज में से, ठीक है, रैशनैलिटी कैसे निकालते हैं किसी चीज में से, तो सही तर्क क्या है, सही दृष्टिकोण आपका किसी भी चीज को देखने का जीवन में क्या होना चाहिए, तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, अपना कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा दृष्टिकोण लेकर घूमते रहते हैं सब लोग, और कोई ज्ञान की बात है, कोई भी चीज है सीधे से समझ में ही नहीं आती, और कोई भी ऐसा लगता है कि जैसे कि लॉजिक से कोई भी बात करो तो परास्त हो जाते हैं, समझ में नहीं आता उसका आंसर क्या है, उसका उतना लॉजिक कैसे निकालें उस चीज के अंदर, है ना। किसी के साथ वाद विवाद कर रहे हैं तो इमोशनल हो जाते हैं, इमोशंस पे उतर आते हैं, है ना, उल्टे सीधे आंसर करने लग जाते हैं। ये नहीं कि कोई भी चीज है तो उसमें इतना इमोशनल होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर बात का जवाब है, हर बात का आंसर है, ठीक। आज बहुत छोटे से लेवल से लेके और पूरे सूक्ष्म लेवल का आंसर शायद सिर्फ एग्जिस्ट ही इन 6 दर्शनों में करता है, मतलब कि हमारे शास्त्रों में करता है, वेदों में, उपनिषदों में और इन सब चीजों में एग्जिस्ट करता है, और कहीं तो करता भी नहीं है। उतना लॉजिक और उतना रैशनैलिटी कहीं और पाई भी नहीं जाती, ठीक है। अब तो ऐसे करके ये डॉक्यूमेंट्स इस तरह से ये 6 दर्शन हमारे अरेंज्ड है। तो ऐसे ही मीमांसा और उत्तर मीमांसा है, वेदांता है हमारा, तो वो भी आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, दोनों को साथ में पढ़ना चाहिए, है ना, एक एक करके कि अच्छा ये पढ़ लिया हमने, अब चलो इसको ढूंढेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, ऐसे है। तो जैसे कि आप एक बार देख लेते हो कि हाँ ठीक है, मटर आलू की सब्जी कैसे बनानी है, अब बनानी कैसे है, मटर आलू की सब्जी क्या होती है, ये आपको समझा दिया गया। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हो मैं आपको, साधारण तरीके से उसी बात को कह रहे हो कि आपको बता दिया कि मटर आलू क्या होते हैं, बता दिया मटर क्या है, आलू क्या है, फिर मिला के सब्जी कैसे बनती है, बाकी के सारे इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, ये सब समझा दिया। लेकिन सब्जी अब बनेगी कैसे, मटर पहले डलेगी कि आलू पहले डलेगा, कि आलू को पहले काटना है या आलू को पहले छीलना है या धोना है, या मटर के साथ क्या करना है, छीलना है, धोना है, और क्या मसालों को किस सीक्वेंस में डालना है, कितनी हीट पे बनाना है, ज्यादा कर दिया हीट तो क्या हो जाएगा, कम कर दी हीट तो क्या हो जाएगा, आलू नहीं गलेगा तो क्या होगा, मटर नहीं गली तो क्या होगा, है ना। तो कैसे करोगे, कैसे बनाओगे सब्जी, तो पहले तो बता दिया सब कि होता क्या है, फिर बता रहे हैं कि बनानी कैसे। तो ये एक हो गया। तो देखिए कि हमारे यहाँ कोई भी जो ये हमारे शास्त्र लिखे हुए हैं उसमें से एक चीज है कि साइंस का वो है, साइंटिफिक है, टेक्नोलॉजी बताइए एक, ठीक है। अब उस टेक्नोलॉजी पे चलना कैसे है, उसको अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन ऑफ दैट टेक्नोलॉजी क्या है, पहले एक सिद्धांत समझा दिया आपको, अब सिद्धांत के लिए टेक्नोलॉजी है कि ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे करो, तो तुम्हारा ये सब कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इन दो शास्त्रों को इस तरह से मिला के पढ़ा जाता है, ऐसे पेयर बना के पढ़ा जाता है कि आप सांख्य पढ़ते रहिए और देखते रहिए कि सांख्य से कैसे योग दर्शन जुड़ता है, कैसे जानूंगा मैं, कि कैसे जानूंगी मैं कि अच्छा ठीक है इतनी शक्तियां होती हैं तो शक्तियों को कैसे जानना है, कैसे समझना है ना, सूक्ष्म शरीर से, ध्यान से, धारणा से कैसे उन चीजों की अनुभूति है, कितनी धारणा चाहिए किसी शक्ति को लगाने के लिए, और कितनी धारणा मेरे पास है ना, और कितना ध्यान चाहिए, कितना गहरा ध्यान चाहिए, और कितना ध्यान मैं लगाता हूँ या लगाती हूँ अभी, है ना, तो मैं कहाँ हूँ और कहाँ तक मुझे जाना है, और क्या करने से क्या हो जाता है। तो ये सब कुछ इस तरह से लिखा रहता है, इसीलिए बोलते हैं कि दो तरह से दो चीजों को अलग अलग पढ़ना चाहिए, इस तरह से दो मिला के पढ़ना चाहिए। अकेला पढ़ने से नहीं होता। जितने लोग सिर्फ योग दर्शन पढ़ के आते हैं उनको समझ ही नहीं आता कि अस्तित्व में था क्या था अस्तित्व के अंदर। 36 एलिमेंट होते हैं, 36 तत्व होते हैं, 36 तत्व होते हैं, क्या है वो, उसमें से 18 सूक्ष्म तत्व कौन से हैं जिससे शरीर हमारा मिल के बना हुआ है, पूरी जड़ प्रकृति क्या चीज है, शक्तियां क्या चीज है, चेतना कहाँ है, चेतना कैसे कैसे नीचे आती है, चेतना क्या कोई पूरा एक बड़ा सा स्वरूप है या कोई छोटी सी चीज है, आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, ये बात का आंसर ही सांख्य दर्शन में लिखा हुआ है। आत्मा को पुरुष कहते हैं,
ठीक है। तो अब यहां पर वो पुरुष पुरुष और स्त्री वाला वो जेंडर वाला नहीं लगाना है, पुरुष और स्त्री जेंडर होते हैं, वो नहीं, ऐसे नहीं समझना है उसको। सांख्यिकी भाषा है, हर दर्शन की, संस्कृत की एक अपनी भाषा है। और संस्कृत का आप जैसे हम बोलते हैं ना कि थिसॉरस पढ़ते हो आप, है ना, कि एक शब्द के कई मीनिंग हो सकते हैं। तो अलग अलग कंटेक्स्ट में अगर एक शब्द यूज होगा, तो एक टर्म यूज होगी, तो उसकी क्या क्या डेफिनेशंस हो सकती हैं। आप इंग्लिश भी ऐसे ही पढ़ते हो, कोई भी भाषा आप ऐसे ही पढ़ते हो कि थिसॉरस क्या है उसका, कि पहले ये शब्द और कहाँ कहाँ किस किस तरह से यूज हुआ था, या क्या क्या करते हैं इसको, इस कंटेक्स्ट में यूज करने से क्या मीनिंग हो जाता है, दूसरे में यूज करने से क्या हो जाता है। तो ऐसे ही आत्मा को पुरुष कहते हैं, तो आत्मा के क्या लक्षण है, क्या गुण है आत्मा के, तो ये सब बातें कहाँ लिखी हुई हैं, सांख्य में लिखी हुई हैं। परमात्मा के बारे में कहाँ लिखा हुआ है सबसे ज्यादा, परमात्मा के बारे में सबसे ज्यादा उपनिषदों में लिखा हुआ है। लेकिन टेक्निकली कहाँ लिखा हुआ है परमात्मा के बारे में, सबसे ऊपर कहाँ से सोर्स शुरू हो रहा है। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि अच्छा तो फिर महादेव बड़े हैं कि शंकर भगवान बड़े हैं कि शिव जी कौन है, फिर इनके ये 3 नाम क्यों हैं, फिर शिव जी की कोई पत्नी थी कि उधर क्या था, शक्ति कौन थी उनके बराबर में। तो सोर्स हो गया एक, है ना, आधार हो गया शक्ति का, और एक शक्ति हो गई। तो ये सारी बातें समझने के लिए सांख्य पढ़ना पड़ता है, सांख्य दर्शन पढ़ना पड़ता है। ठीक है। उदयवीर शास्त्री जी की एक आर्य समाज की किताब है सांख्य दर्शन की, हिंदी में, जिनको हिंदी में पढ़ना है। ठीक है। और जहां तक है, मैं कहूंगी कि अगर षट दर्शन आप हिंदी में ही पढ़ोगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आएंगे, ज्यादा आसानी से समझ में आएंगे, स्पेशली उन लोगों को जिनकी भाषा हिंदी है। और या फिर आपकी अगर अंग्रेजी अच्छी है तो फिर आपकी अंग्रेजी बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल की अच्छी होनी चाहिए, है ना, कि आपके पास वोकैबुलरी का, इंग्लिश वोकैबुलरी का पूरा बहुत अच्छा सा भंडार होना चाहिए आपके दिमाग में, और आपके पास एक बहुत सही नजरिया किसी दूसरी भाषा से, चाहे फिर आप इंग्लिश में पढ़ो, पोर्चुगीज में पढ़ो, चाइनीज में पढ़ो, जापानीज में पढ़ो, सब में यही है सांख्य दर्शन। हर भाषा में दुनिया की सारे दर्शन हमारे ट्रांसलेट किए जा चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि, लेकिन क्योंकि उनकी वो लिखे सबसे ज्यादा जो सूक्ष्म धरातल की, सूक्ष्म जीवन की, सूक्ष्म डायमेंशन ऑफ, सटल डायमेंशन ऑफ लाइफ की जो वोकैबुलरी है, शब्दों का भंडार है, वो कौन सी भाषा में एग्जिस्ट करता है, सिर्फ संस्कृत में। तो संस्कृत में एग्जिस्ट करता है तो हिंदी में करता है ना, तो हिंदी में भी है वो, क्योंकि स्क्रिप्ट हमारी एक ही है, हिंदी की और संस्कृत की, तो इसीलिए हिंदी में पढ़ लेने चाहिए। क्योंकि अब आत्मा लिख दिया, अब उसको वो आत्मा आपने समझ लिया, आत्मा के गुण धर्म आपको बता दिए गए, लेकिन अब आत्मा को अगर डिफाइन करना है इंग्लिश में तो पता नहीं कितने सारे शब्द चाहिए आत्मा को राउंड अबाउट तरीके से डिफाइन करने के लिए। आत्मा को सोल तो कह नहीं सकते, क्योंकि सोल की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में, वो तो हमारी आत्मा के डेफिनेशन से कहीं भी मैच नहीं करती है, तो आत्मा का ट्रांसलेशन सोल नहीं हो सकता। तो अब जब आप राउंड अबाउट किसी चीजों को समझोगे, गोल 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 घूम के, तब एक अलग बात हो जाती है ना, तो उसको समझने में भी टाइम लगता है। तो बहुत सारे लोग पढ़ तो लेते हैं इंग्लिश में, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कितना राउंड अबाउट चले गए हैं, तो अभी पॉइंट पर रहने में उनको दिक्कत आती है कि अच्छा, फिर वो कंफ्यूजन बहुत बढ़ता है उससे। तो इंग्लिश में मत पढ़िए, थोड़ा सा मेहनत लगेगी। जिन्होंने कभी, बहुत सारे लोग आप में से बाहर रहते हैं और हिंदी बोलते तो हैं, और लेकिन हिंदी पढ़ना शायद नहीं आता है, या फिर अंग्रेजी किताबें पढ़ने की इतनी आदत पड़ जाती है कि हिंदी किताब पढ़ने में बहुत दिमाग लगता है, बहुत जोर लगता है, और शुरू शुरू में तो 2-4-10 पेज तो समझ में भी नहीं आते। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आपको हिंदी में अगर समझ में आ जाएगा तो फिर आपको आपके लॉजिक से, आपको आपके ज्ञान से कोई हिला नहीं सकता है ना। और इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो फिर आपने मतलब बहुत ही राउंड अबाउट से तरीके से पढ़ा है, तो जब तक आपको डायरेक्ट अनुभूति नहीं हो जाती किसी चीज की, डायरेक्ट रियलाइजेशन नहीं हो जाता उस ज्ञान का, तब तक क्या है, आपके अंदर वो ज्ञान डावाडोल होता रहेगा। किसी ने 4 क्वेश्चन पूछे नहीं कि आपका लॉजिक हिला, आपको समझ ही नहीं आया कि अब क्या करना था। ठीक है। कोई नई थ्योरी, काउंटर थ्योरी पढ़ ली, अगर जो इंग्लिश में आपने पढ़ा था वो ज्ञान, अगर उसके काउंटर में कुछ पढ़ लिया, उसके विपरीत में कुछ थ्योरी या कोई चीज पढ़ लिया आपने, कोई ज्ञान की बात, तो अब आपको विरोधाभास लगने लग जाएगा, क्योंकि आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है पहले वाले ज्ञान को लेकर। और क्लैरिटी क्यों नहीं हुई, तो कई बार उसका जिम्मेदार भाषा होती है, कई बार उसका जिम्मेदार बुद्धि भी होती है। जरूरी नहीं है कि हम इंग्लिश में जो पढ़ेंगे वो हमारी समझ में नहीं आएगा, आता है, समझ में आएगा, समझ में आपके,
तो अगर ठीक से पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमेशा ज्ञान का पुष्टिकरण करने के लिए दूसरा ग्रंथ इसीलिए पढ़ा जाता है और इसीलिए साधनाएं और प्रैक्टिस की जाती हैं। ठीक है, तो पढ़िए इन सब चीज़ों को, समझिए इन सब चीज़ों को और दो दो को मिला के पढ़िए। तो जितने लोग आप में से शक्तियों को नहीं समझते, शक्तियों के सीक्वेंस को नहीं समझते कि अच्छा पहले महामाया क्या थी, महामाया क्या है, योग माया क्या है, फिर उसमें से एक और शक्ति निकली, फिर शिव जी कहाँ बैठते हैं, फिर कहाँ पर है उनका स्थान, फिर ब्रह्मा कहाँ पर है, क्या कहाँ पर है, वो सब जो आज तक का लोगों का ज्ञान रहता है इन शक्तियों के बारे में और आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में, वो सारा ज्ञान सिर्फ ऐसे सीरियल देख लिए, बॉलीवुड की चीज़ें देख ली और न्यूज़पेपर देख लिए और माँ बाप ने जो कह दिया समझा दिया, उससे दृष्टिकोण से जितना समझ पाए, जितना कहने से मान रहे हैं उतना मान लिया, लेकिन कभी खुद पढ़ के नहीं देखा कि सच में था क्या, है ना। अब कितने सारे लोग हैं अब आजकल, कितने वीडियो बनाते रहते हैं कि किडनी में ये कर लो तो ऐसे हो जाएगा और लिवर में ऐसा कर लो और ये कर लो और वो अरे ये नहीं सोचते कि हर आदमी को वहां जाना है क्या, हर आदमी के पास किडनी खराब है क्या, नहीं। हर एक को हर एक का तत्व के अकॉर्डिंग, शरीर के अकॉर्डिंग कोई चीज करनी चाहिए ना। ये थोड़ी कि बहुत पानी पीना अच्छा है तो सभी के लिए बहुत पानी पीना अच्छा है, या हर मौसम में बहुत पानी पीना अच्छा है, या जो लोग सर्दी की जगहों में रहते हैं उनके लिए भी वो अच्छा है, नहीं, ऐसे नहीं होता। तो क्या खान पान रहन सहन सब कुछ है, अपने ऊपर बुद्धि से अप्लाई करना पड़ता है ना। तो ऐसे ही ये दोनों चीजों को साथ में पढ़िए जब तक बेसिक एलिमेंट्स 36 तत्व 36 एलिमेंट जब तक बेसिक आपके समझ में नहीं आते हैं तो योग दर्शन पे चल के ना आप भिड़ रहे हो, एक्चुअली यहां वहां भिड़ रहे हो। योग दर्शन पे फिर चलना ऐसा ही है कि अब आपने पहले आदमी सोचिए, अगर पहले डॉक्टरों को कितने साल तक कोई बच्चा एमबीबीएस करने जाता है, कोई डॉक्टर बनने जाता है, तो कितने साल तक पहले उसको तो यही पढ़ाते रहते हैं ना कि तुम्हारे शरीर में कितने तरह की कोशिकाएं हैं, देखो ये कोशिका ऐसी दिखेगी, पिक्चर दिखाते हैं उसकी, सिर्फ फोटो दिखाते हैं, चित्र दिखाते हैं उसका कि ये ऐसे दिखती है, यहां से ये नस ऐसे जाती है, इस नस का ये नाम है, ये बॉडी के अलग अलग ये सारे ऑर्गन्स हैं, इनके ये नाम है, ये शरीर के किस तरफ होते हैं, ये शरीर में कहाँ स्थित हैं, ऐसे करके सब पहले थ्योरी पढ़ाते रहते हैं। सीधा आदमी काटने के लिए नहीं दे देते हैं, सीधा आदमी काट के दे देंगे तो पता चला आदमी कटा पड़ा है और उसके बाद वो सोच रहे हैं अच्छा ये काला सा दिख रहा है ये क्या है, पता चला स्प्लीन है या ये जो दो दिख रही हैं ये क्या है, अरे ये तो किडनी है तो ऐसे कौन बताएगा। तो काट पहले लिया, फिर सोच रहे हैं कि क्या है। अब हमने जो देखा, अरे हमको ये एक्सपीरियंस हुआ, अब पता नहीं क्या था, क्यों पूछ रहे किसी से, क्यों पूछना पड़ रहा है किसी से कि हमको ये अनुभूति हुई या हमारे योग में ये दिक्कत आई या ये सब कुछ आई, ये इसीलिए पूछते हैं लोग, इसीलिए करते हैं, ये ऐसे अटकते ही इसलिए हैं। और खुद से सही ज्ञान की तरफ जा क्यों नहीं पाते, क्योंकि योग दर्शन तो पढ़ लिया, योग तो समझ रहे हैं, कर भी रहे हैं प्रैक्टिस ढंग से, साधनाएं सारी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसका जो आधार था वो सांख्य दर्शन, वो तो पढ़ के आए नहीं, वो तो पढ़ा नहीं। ऐसे ही ढेर सारे लोग वेदांत पढ़ते हैं, इतनी भारी संख्या है वेदांत के कंफ्यूज्ड लोगों की कि मतलब ऐसा लगता है कि जो वेदांत पढ़ता है वो कंफ्यूज्ड इंसान उसके अंत तक कोई बात समझ में, चीजें समझ में आई ही नहीं ठीक से, वेदांत पढ़ के अगर आगे नहीं चला। अब बहुत सारे लोग, यहां मैं उन लोगों की बात कर रही हूं जो किसी चीज को, किसी भी इस तरह के दर्शन शास्त्र को या किसी भी शास्त्र को किसी गुरु या आचार्य से नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी बात कर रहे हो। अब कोई गुरु या आचार्य आपको पढ़ाएगा तो वो फिर एक एक चीज के साथ समझाता जाएगा आपको, है ना। पहले वो सांख्य की कुछ चीजें आपको समझा देगा, फिर आपको योग दर्शन पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही पहले आपको पूर्व मीमांसा पढ़ा दी जाएगी थोड़ी सी, है ना, उसके लॉजिक्स के साथ साथ, उसके एक्सप्लेनेशंस के साथ साथ आपको वेदांत पढ़ाया जाएगा, है ना। तो ऐसे होता है। लेकिन जो लोग खुद से वेदांता पढ़ लेते हैं, फिर अद्वैता वेदांता पढ़ लेते हैं, उन्होंने वो पहले मीमांसा तो पढ़ा नहीं, तब वो पीछे से बाद में ये पढ़ने के बाद, वेदांत पढ़ने के बाद, अब वो कहीं उसको लगे उसकी थ्योरी को कहीं भी अप्लाई करने में, किसी भी सिनेरियो में, किसी भी चीज में,
कहीं पर भी कोई लॉजिक बिठाने में लगे हुए हैं कि अच्छा हाँ ये तो सिर्फ सेल्फ इंक्वायरी करने से या बैठने से मिल जाएगा, भगवान पे कोई साधना करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी साधना करने की। पता नहीं कैसे कैसे कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, है ना। तो अगर आप खुद से चल रहे हैं जीवन में, किसी भी गुरु या आचार्य से विधिवत तरीके से शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं दर्शन शास्त्र की, खुद से पढ़ना चाहते हैं, तब आपको ये तीनों चीजें ऐसे पेयर में बना के पढ़नी चाहिए, है ना। योग दर्शन सांख्य दर्शन साथ में पढ़ना चाहिए, मीमांसा और वेदांता साथ में पढ़ना चाहिए, न्याय और वैशेषिकी साथ में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तब आप सही रास्ते पे चल पाएंगे, तब आप सही से उन चीजों के ऊपर कहीं फंसेंगे नहीं, कहीं कोई लॉजिक हिलेगा नहीं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी, बिल्कुल सीधा सीधा जाते रहेंगे, कम टाइम बर्बाद करेंगे अपनी ही जर्नी का, अपना ही लाइफ का। क्योंकि अंत में बात वहीं पे आ जाती है कि ठीक है ज्ञान भी मिल गया और बात समझ में भी आ गई, बट वो जीवन का आखिरी दिन था, आखिरी महीना था, या जीवन का आखिरी साल था, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए। जीते जी ज्ञान आ जाए, बहुत कम उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वो सबसे अच्छी बात है। और जितनी जल्दी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, शुद्ध ज्ञान की, खरे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उतना ही जीवन जीना आसान हो जाता है, उतना ही दुख कम मनाए जाते हैं, उतना ही ठोकरें कम खाते हैं, उतना ही सिद्धांतों को ढंग से समझ लेते हैं, तो अपने ही कर्म सुधार लेते हैं, है ना। तो जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए, शांति पाने के लिए, और सारे सुख संसाधन भी पाने के लिए, मटेरियल गोल्स भी सारे पाने के लिए, सब कुछ पाने के लिए आपको ज्ञान की प्राप्ति की ओर जीवन में जल्दी से जल्दी चले जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए नहीं नहीं ये तो सब बूढ़े लोग पढ़ते हैं और मैं भी जब 60 का हो जाऊंगा या 60 की हो जाऊंगी तब पढ़ूंगी ये सब कुछ। ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि आज ही पता लग जाए कि पैर में ठोकर लगने से कितना खून निकलेगा, तो आप पैर में ठोकर लगाने के काम करोगे नहीं, और लग गई तो आपको पता होगा कि जल्दी से जल्दी खून को रोक के चोट को ठीक कैसे करना है। तो ये वाली चीज है। तो देखिए, पढ़िए ये सब कुछ, दोनों साथ में पढ़िए, तो आपके बहुत सारे प्रश्न खुद ही सॉल्व हो जाएंगे, प्रश्न आएंगे ही नहीं। ठीक है, नमस्ते, जय शिवाय।